नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो 24/10 से 30/10 के रोजगार निर्माण में प्रकाशित हुआ है। और इस रोजगार निर्माण में जो भी एमपीपीएससी या व्यापम के वनडे एग्जाम, प्रीलिम्स और मेंस से रिलेवेंट जो भी न्यूज़ है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला न्यूज़ है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में आरंभ की है। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, वो अब 596 हो गई हैं। मेडिकल की सीट जो 51,000 थी वो बढ़कर 89,000 हो गई हैं। आईटीआई की सीट 16,000 से बढ़कर 23,000 हो गई हैं। आईआईएम की सीट्स 13,000 से बढ़कर 20,000 हो गई हैं। ट्रिपल आईआईटी की सीट्स 9,000 से बढ़कर 25,000 हो गई हैं और कुल विद्यालयों की संख्या 723 से बढ़कर 1045 हो गई। ठीक है, इसके साथ ही क्या है, इसके अलावा मध्य प्रदेश 6 माह के बाद इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निकल की शिक्षा भी हिंदी में प्रारंभ की जाएगी, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, ये आपके मेंस के इकाई 2 पेपर 3 मानव संसाधन विकास, जिसमें शिक्षा और शिक्षा में कौन सी, तकनीकी एवं चिकित्सकीय शिक्षा से रिलेवेंट है। जब भी कोई इस पर क्वेश्चन आता है तब आप इस न्यू इनिशिएटिव को उसमें शामिल कर सकते हैं अपने मेंस में जब लिखेंगे तब। ठीक है, और साथ ही यदि इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हम यहाँ पर ये सोचना होगा कि यहाँ पर जैसे कि हम पुस्तक देख रहे हैं तो इसमें क्या लिखा है, एनाटॉमी, तो दरअसल ये कोई हिंदी नहीं है। मतलब हिंदी को क्या किया गया है, इंग्लिश को है वो रोमन लिपि में लिखने की बजाय देवनागरी में लिखा गया है। यहाँ तक ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जब भी देखेंगे कि जो भी टेक्निकल फील्ड हो या मेडिकल फील्ड हो, यदि उसमें हम इंटरनेशनल लैंग्वेज के साथ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम कोप अप नहीं कर पाएंगे जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। नहीं तो हम इन्हीं किताबों में उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि नई सारी जितनी भी रिसर्चेज हैं वो किस में आएंगी, अंग्रेजी में प्रकाशित होंगी या कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज में आएंगी, तब हम हिंदी के साथ उन्हें नहीं जान सकते। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो छोटे स्तर से बच्चे आ रहे हैं वो शायद अभी भी हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो अब इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं हिंदी पट्टी के बच्चे। तो यदि उसमें कमी आती है तो जो छोटे स्कूलों से या शासकीय स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, उनके लिए ये बेहतर होगा कि सिर्फ फर्स्ट ईयर तक उन्हें इसके साथ थोड़ी रिलैक्स या इंग्लिश में चीज़ें दी जाएं, लेकिन उसके बाद उन्हें इंग्लिश में ही कन्वर्ट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा होगा, हम आगे देखेंगे कि ये अभी प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम है जो कि हिंदी मीडियम में जारी किया गया। ठीक है, तो हम ये कुछ क्रॉस पॉइंट्स उसके मेरिट डिमेरिट्स में डाल सकते हैं, तो इन्हें अपने दिमाग में बनाए रखिए। सप्ताह की दूसरी न्यूज़ है कि दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर्टन रेजर और राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए आइडियल स्टेट है जिसमें उद्योग स्थापित करने का सकारात्मक वातावरण उपलब्ध है। और श्री चौहान ने सभी जो सहभागी उपस्थित थे, राष्ट्रों के राजदूत थे और दूतावास के अधिकारियों के माध्यम से 7 से 9 जनवरी 2023 तक इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सहभागिता और प्रदेश में निवेश के लिए सभी को आमंत्रण किया। इसके साथ प्रदेश में वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट, माइनिंग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी संभावना है और प्रत्येक सेक्टर के लिए मध्य प्रदेश में एक अलग नीति है। प्रदेश में 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक है जिसे किसी भी उद्योग के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। मध्य प्रदेश में परिवहन और ऊर्जा संरचना का उत्तम विकास हुआ है। श्रम कानूनों को बदलने के लिए कोरोना के समय में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने इनिशिएट किया था। मध्य प्रदेश सभी सहयोगी राष्ट्रों के लिए फार्मा, ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर उपलब्ध है और मध्य प्रदेश इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट है। ये सब कुछ खा रहा है। तो यहाँ पे देखें कौन कौन से क्षेत्र बताए गए थे। मध्य प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट, माइनिंग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र काफी संभावना है। 1,22,000 एकड़ का लैंड बैंक है और परिवहन और ऊर्जा अधोसंरचना का उत्तम विकास हुआ है। इसे हम मेंस के कौन से
टॉपिक से रिलेवेंट कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का है। औद्योगिक क्षेत्र समृद्धि, प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ, इकाई 2 पेपर 2B से इसे हम रिलेट कर सकते हैं। जब भी पूछा जाएगा तो हमने अब की बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि निवेश प्रस्तावों के विकास में या निवेशों के प्रोत्साहन के लिए मध्य प्रदेश में एक महती योगदान रहेगा। ऐसा करके हम अपने मेंस में से डाल सकते हैं। तीसरी न्यूज़ है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के फेज़ 2 का शुभारंभ होने वाला है। फेज़ 2 का शुभारंभ हो रहा है 2 नवंबर से। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी 52 जिलों, सभी 51 जो भी जिले हैं उनमें सब में लाडली लक्ष्मी पथ पर अतिथियों को भी वर्चुअली जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में एक वीडियो फिल्म और से एक 17 साल 43 लाख लाडली लक्ष्मी पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये सारी कार्यक्रम किए जाएंगे कहाँ पर? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 फेज़ 2 के 2 नवंबर से शुभारंभ के समय। ठीक है, इसे रिलेट कर सकते हैं हम पेपर 2 यूनिट 3 वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे और उनके कल्याणकारी कार्यक्रम। इसमें ये महिलाओं का जो वर्ग है उसमें हम लाडली लक्ष्मी योजना को ऐड कर सकते हैं, और जब भी महिलाओं के प्रति कोई भी क्वेश्चन आएगा तब हम इसे उसमें ऐड कर सकते हैं। ये योजना 2005 से चालू हुई थी और अब तक इसे कितने 17 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब ये चल रहा है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 चल रही है, जिसका फेज़ 2 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है, और ये इसका फेज़ 1 था 8 मई से प्रारंभ हुआ था, 8 मई 2022 से। ठीक है, इसके बाद हम पेपर 2 इकाई 2 राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से संबंधित कुछ न्यूज़ हैं उन्हें देख रहे हैं। तो भारतीय सेना ने अपनी लॉजिस्टिक श्रृंखला को, मतलब भार वहन की क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या किया है? सीमा क्षेत्रों में गति देने के लिए 363 ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है। ये कैसे हैं? दूर दराज और ऊंचाई चोटियों पर तैनात सैनिकों को रसद, उनके लिए खाना भेजने और हथियार पहुंचाने के लिए अब हेलीकॉप्टर की जगह ड्रोन भेजे जाएंगे। इससे क्या होगा? ना तो खर्च और समय बचेगा, बल्कि पायलट की भी जरूरत नहीं होगी। इन ड्रोन के जरिए सियाचिन से लेकर ये पूरी कौन सी सीमा पर व्यवस्था की जा रही है? उत्तर पूर्वी सीमा पर, सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी तक सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। सेना ने कहा है कि बेहद ऊंचाई के लिए वो 163 ड्रोन और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के लिए 200 ड्रोन की खरीद कर रहे हैं। इन्हें आपात खरीद, मतलब इमरजेंसी परचेस अरेंजमेंट के तहत ये खरीदे जा रहे हैं, मतलब इनका एक्विजिशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ सुरक्षा से जुड़ी एक और न्यूज़ है कि 15 अक्टूबर को भारत में परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। ये भारत की पहली है से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल किससे सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है उसका SLBM का सफल परीक्षण कर लिया है। इस दौरान मिसाइल ने निर्धारित क्षेत्र को सटीकता के साथ नष्ट किया। यह परीक्षण सभी परिचालन तकनीकी मानकों पर खरा उतरा। INS अरिहंत भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित मिसाइल पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र में परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसे जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो ये क्या है? ऐसे हॉरिजॉन्टल इसका वो होता है, लॉन्च होता है, फिर इसके बाद ये अपने टारगेट की तरफ मूव करती है रैमजेट इंजन के द्वारा। ठीक है, और जिसको भी अरिहंत के बारे में बहुत कुछ जानना है वो इसे बहुत ध्यान से देख लें। इसके बाद सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षा से जुड़े पेपर 2 इकाई 2 के मुद्दों में एक और है कि भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण इस वर्ष के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा। ये जानकारी किसने दी है? AK-203 असॉल्ट राइफल बनाने वाली रूसी कंपनी रोसबोरोनेक्सपोर्ट। यह रूस की सरकारी कंपनी गांव में रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है, उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है। रोसबोरोनेक्सपोर्ट ने वर्ष 2019 में भारत में संयुक्त उद्यम लगाने का समझौता किया था। इस समझौते के तहत कहाँ पर लगी हुई है? अमेठी के कोरबा में असॉल्ट राइफल बनाने की फैक्ट्री संचालित है, जो कि नवंबर
2022 में अपना प्रोडक्शन चालू कर देगी। निर्माण इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। ठीक है। 2000 सुरक्षा से संबंधित एक और खबर है यहाँ पे कि भारत सेना चीन में लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए रिमोट संचालित 80 मिनी विमान प्रणाली और 1000 निगरानी कॉप्टर खरीद करेगी। सेना ने कहा है कि ये आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत खरीदे जाएंगे। इससे पहले हमने देख लिया कि 363 ड्रोन खरीद रहे हैं और ये 80 मिनी विमान प्रणाली छोटे विमान रहेंगे और 100 के आसपास निगरानी कॉप्टर जो कि इस सीमा की देख रेख करेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड श्रेणी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सी? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड में, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड में सेकंड प्राइज मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है। इसके अलावा PMAY अवार्ड्स 2021 में 150 डेज चैलेंज में मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कुल 8 श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए एक अचीवमेंट। इसके बाद मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, जैसा कि हम पिछले बार जान चुके थे कि 1 नवंबर को इसमें क्या किया जाना है, जनोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अब इसका डिटेल कैलेंडर पेश किया गया है कि 1 नवंबर को क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। तो 1 नवंबर को जन अभियान परिषद के सहयोग से प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। दोपहर 1 बजे से सभी जिलों में जनसेवा अभियान स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित लड़कियों और उनके माता पिता के सम्मेलन जिलों में आयोजित किए जाएंगे। 3 नवंबर को क्या होने वाला है? स्वच्छता गतिविधियां होंगी और महत्वपूर्ण स्थलों पर 67 दीपक जलाए जाएंगे। आप पूछोगे ये 67 दीपक क्यों? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस है, इसीलिए 67 दीपक जलाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद 4 नवंबर को 1 जिला 1 उत्पाद पर प्रदेश के सभी जिलों में गतिविधियां संचालित होंगी। 5 नवंबर को प्रदेश के गौरव पर केंद्रित नाटक, लोक नृत्य, जननायक के ऊपर प्रतियोगिताएं होंगी। 6 नवंबर को पर्यावरण केंद्रित गतिविधियां जैसे कि वृक्षारोपण है, जल संरक्षण है और ऐसे ही पर्यावरण केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और 7 नवंबर को जिला मुख्यालयों और राज्य स्तर दोनों पर ही प्रतियोगिताओं और खेलों में जो भी गतिविधियां हुई हैं उनके विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ये पूरे सप्ताह को जनोत्सव के रूप में मनाया जाना है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस में 1 नवंबर से 7 नवंबर तक ये सारे कार्यक्रम चलने वाले हैं। ये न्यू डेवलपमेंट हुई है और इसे अपन पेपर 3 के इकाई 9 पर्यावरण से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता, मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या किया गया है? तमिलनाडु के कुंडावर, ये यहाँ पे कुंडावर और डिंडीगुल जिले में 11,806 हेक्टेयर में देश का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य बनाया गया। लोरिस की कई प्रजातियां भारत और श्रीलंका में पाई जाती हैं। ये अपना अधिकांश जीवन काम बिताते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर बिताते हैं और बहुत धीमी रफ्तार से पेड़ों पर चढ़ते उतरते हैं। ये जानकारी दी थी CM M.K. स्टालिन द्वारा। इंडियाज फर्स्ट कडावर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी टू कम अप इन एरिया कवरिंग करूर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनवरी में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी को बेहतर करने के लिए शहरों का और प्लेग्राउंड्स का चयन करने के लिए निर्देशित किया है। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले हैं जनवरी में। तो जनवरी में मध्य प्रदेश में बहुत कुछ होने वाला है, ये सब आप लोग ध्यान रखें। क्या है? 8, 9, 10 में तो क्या होने वाला है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित होगा इंदौर में। इसके बाद 11-12 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, वो भी इंदौर में आयोजित होगी। और उसके बाद क्या होना है? खेलो इंडिया यूथ गेम्सों का आयोजन भी मध्य प्रदेश में किया जाना है। एक और शानदार न्यूज़ इस सप्ताह की ये रही कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए एशिया कप खिताब को अपने नाम किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश में खेले गए महिला एशिया कप के फाइनल में किससे जीता? ये उन्होंने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर
ये जीता है। और ये अभी तक 8 बार एशिया कप आयोजित हुआ है, जिसमें से भारत रिकॉर्ड 7वीं बार महिलाएं से जीती हैं। और इसके साथ अभी रिसेंट सप्ताह में बीसीसीआई ने एक डिसीजन और लिया है, जिसमें महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर की जो मैच फीस थी उसे इक्वल कर लिया गया है, इक्वल पे पॉलिसी के तहत। ठीक है। बीसीसीआई में एक और रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। किसके? सौरव गांगुली की जगह पर लेंगे। और मुंबई में आयोजित बीसीसीआई की वार्षिक महासभा के दौरान बिन्नी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। बैठक के दौरान जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के, उन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सचिव चुना गया है, जबकि राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष और पूर्व कोषाध्यक्ष अरुण कुमार धूमल को आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन चुना गया है। बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना फैक्ट में। और 1983 के क्रिकेट विश्व कप जिसे भारत जीता था, ये उस टीम के सदस्य रहे थे रोजर बिन्नी। ठीक। श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणतिलका को अपने उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। ये कौन सा उनका उपन्यास है? उनका दूसरा उपन्यास है। उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, किताब के लिए दिया गया है। ये उनके हाथ में है, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा, बुकर प्राइज। इसके बाद क्या हुआ है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBUs राष्ट्र को समर्पित किए गए। यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएंगे और नागरिकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा प्रदान करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, वित्तीय समावेशन, और ये एज इट इज हमारे कहाँ पे है? सिलेबस में। पेपर 2B इकाई 1 भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति। तो वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ होता है? वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि लास्ट माइल तक जो भी स्टैंडिंग व्यक्ति है, जो आखिरी बिंदु पर खड़े हैं, उन तक भी वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग, सेविंग अकाउंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह का उन तक भी पहुंचना, या उन लोगों की इन सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर पाना ही वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। और मतलब वित्तीय समावेशन मतलब वित्तीय संस्थाओं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें समावेशी बनाना, मतलब सभी के लिए उनकी समान पहुंच सुनिश्चित करना, ये आशय है वित्तीय समावेशन से। ठीक है। भारत की इस मामले में बहुत तारीफें हुई हैं, जैसे कि IMF ने भारत को डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा की है। विश्व बैंक ने भी यह कहा है कि भारत डिजिटलीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी बन गया है, क्योंकि इंडिया के NPCI ने जो UPI डेवलप की है, UPI टेक्नोलॉजी, वो बहुत ही रेयरेस्ट है और ज़्यादातर देशों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। चाहे वे कितने भी डेवलप देश हों, वहाँ पर इतना इसका एडॉप्शन नहीं हो पाया है बैंकिंग फैसिलिटीज़ का, जितना कि इंडिया द्वारा किया गया है UPI के थ्रू। आज हम जाते हैं तो छोटी छोटी दुकान हो, चाहे वो सब्जी वाले हों या फल वाले, उन तक ये सुविधाएं पहुंच गई हैं UPI के जरिए, और लोग इनका खूब से इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि कितने भी डेवलपिंग नेशन हो, उनमें इतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, ना ही लोग बैंकिंग सुविधाओं का या UPI फैसिलिटीज़ जैसी फैसिलिटी उनके पास नहीं है, तो वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना उसकी बैंकिंग प्रणाली मजबूत हो, ये कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया? देखो, बैंकिंग प्रणाली ही मेन होती है किसी भी उद्योग धंधे, जब भी किसी को कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करता है, तो उसके लिए उसे आवश्यक होता है कि उसे बैंक से सहयोग प्राप्त हो। और जब बैंकिंग प्रणाली मजबूत होती है तो वो ऐसे रिस्क ले सकती है और लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सप्ताह। तब तक के लिए आप नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबाइए। ओके, बाय।